मैं सुमति कुमारी हिस्ट्री सेमेस्टर 4 का पेपर 7 बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन के बारे में वर्णन कर रही हूँ। देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन क्या था। तो जब बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू हो जाता है। और जब बंगाल विभाजन का ये जो विभाजन लागू हो जाता है तो इसमें देखते हैं कि बंग विभाजन यानी बंग भंग का मतलब होता है बंगाल विभाजन। तो इस आंदोलन में सबसे अधिक सफलता अगर जो मिलती है वह विदेशी माल के बहिष्कार आंदोलन से, अर्थात बहिष्कार आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन भी चली। औरतों ने स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और बहिष्कार आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए औरतों ने विदेशी चूड़ियाँ पहनना बंद कर दी, विदेशी बर्तन का भी इस्तेमाल बंद कर दिया, धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जो महंत लोग थे विदेशी चीनी से बने हुए प्रसाद को भी लेने से इनकार कर दिया। और स्वदेशी आंदोलन को हर जन जन तक पहुँचाने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों का मदद लिया गया। और इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण जो संगठन था वह स्वदेश बांधव समिति था। और इस समिति का जो नेतृत्व करता थे जो वारिसाल के एक अध्यापक अश्विनी कुमार दत्त थे, जिनके नेतृत्व में स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया था। और 159 शाखाएं पूरे भारत में इसका फैला हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए पारंपरिक त्यौहार, धार्मिक मेला आदि का भी सहारा लिया गया ताकि पूरा भारत में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार हो, स्वदेशी वस्तु का प्रयोग किया जाए और विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया जाए। इस आंदोलन में यह विशेषता रही थी कि इसमें आत्मनिर्भर और आत्मशक्ति का नारा दिया गया। यानी स्वदेशी आंदोलन का जो नारा था आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वदेशी माल की सप्लाई के लिए अनेक स्थान पर स्वदेशी स्टोर खोले गए। हम देखते हैं कि जब विदेशी वस्तु का बहिष्कार कर रहे हैं तो स्वदेशी माल हर जगह पे जाने के लिए, सप्लाई के लिए अनेक स्थानों पर स्वदेशी स्टोर खोले गए। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला। जो प्रफुल्ल चंद्र थे उन्होंने स्वदेशी स्टोर ही खोल दिए। स्वदेशी आंदोलन में मुख्य भूमिका बंगाल के छात्रों की रही। यानी देखते हैं कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया तो इस स्वदेशी आंदोलन में बंगाल के जो छात्र लोग थे इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और उस समय का जो सचिव थे, मुख्य सचिव जो थे, कार्यवाहक मुख्य सचिव थे ब्रिटिश सरकार का, कार्लाइल था। और वह कलेक्टरों के पास पत्र भेजा, यानी हर जिला के कलेक्टरों के पास पत्र भेजा जो उस समय के कार्यवाहक सचिव थे, जो हर कलेक्टरों के पास पत्र भेजा और उसमें लिखा था कि कॉलेज से कहे कि छात्रों को आंदोलन में भाग ना लेने दे। अर्थात यहाँ देखते हैं कि जो सचिव थे उन्हें हर जिला के कलेक्टरों के पास पत्र भेजा और कहा कि जो कॉलेज के छात्र हैं उन लोग को आंदोलन में भाग नहीं लेने दे। अगर वो भाग लेता है इस आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में, तो जो कॉलेज को जो सरकारी जो मिलता है, अनुदान मिलता है, वो सारी बंद कर दिया जाएगा। और विश्वविद्यालय से कहा गया कि ऐसी संस्थाओं की मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। मतलब यहाँ पे विद्यालय में भी और विश्वविद्यालयों को भी डराया धमकाया गया कि अगर विश्वविद्यालय या विद्यालय के कोई भी छात्र स्वदेशी आंदोलन में भाग लेता है तो ऐसे विद्यालय या विश्वविद्यालय को मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उनको सरकार द्वारा जो व्यवस्था दी जाती है, अनुदान दी जाती है, वह बंद कर दी जाएगी। इसी पत्र को कार्लाइल सर्कुलर के नाम से जाना जाता है। सरकार द्वारा शिक्षण संस्थाओं के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के कारण सरकारी स्कूलों को बहिष्कार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। यहाँ पे जो सचिव के द्वारा जो कठोर नीति अपनाया गया विश्वविद्यालय के प्रति, जिसके कारण शिक्षण संस्थाओं, जो भारतीयों के द्वारा जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं थे
उनको बहिष्कार कर दिया गया और उसके परिणाम स्वरूप देखने को मिला कि हर क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया तथा राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा मिला। छात्रों को भी कॉलेज से निकालने तथा जुर्माना लगाने के कारण उन्हें सरकारी दमन का मुकाबला करने के लिए एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना किया गया। यानी भारतीयों के द्वारा बंगालियों के द्वारा जब छात्रों के प्रति यानी सरकार के द्वारा छात्र के प्रति जब कठोर कदम उठाया गया तो छात्रों के द्वारा भी सरकार के विरुद्ध में यानी कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में छात्रों के द्वारा एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना किया गया। यहाँ पे था कि जब ब्रिटिश सरकार कॉलेज विश्वविद्यालय ये सभी को जब सभी पर कठोर कदम उठा रहा है, मान्यता रद्द कर दे रहा है और तरह का जो सुविधा दी जा रही ब्रिटिश सरकार के द्वारा वो नहीं दिया जा रहा है और छात्रों को परेशान किया जा रहा है, तब इसके विरोध में बंगाली छात्रों के द्वारा यानी बंगाल के छात्रों के द्वारा एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना किया, जिसका जो सचिव थे छात्र नेता सचिंद्र प्रसाद बसु थे। और एंटी सर्कुलर सोसाइटी ने छात्रों को संगठित करने और स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ पे देखते हैं कि एंटी जो सर्कुलर सोसाइटी था, इस सोसाइटी के द्वारा छात्र लोग स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। साथ ही बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने में सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य किया वह डाउन सोसाइटी था, जो यह विद्यार्थियों का संगठन था। यानी बंगाल के जो छात्रों का जो एक संगठन था, उस संगठन का नाम है डाउन सोसाइटी। और इस सोसाइटी के द्वारा बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा का विकास का बढ़ावा मिला, जिसके सचिव सतीश चंद्र मुखर्जी थी। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना किया गया। यानी बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, उसके परिणाम स्वरूप 8 नवंबर 1905 को बंगाल में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना किया गया और 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में राष्ट्रीय नियंत्रण में राष्ट्रीय साहित्य वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला किया गया। टैगोर ने भी यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी शांति निकेतन, जो उनके द्वारा स्थापित विद्यालय था, शांति निकेतन के तर्ज पर 14 अगस्त 1906 को बंगाल में नेशनल कॉलेज और स्कूल की स्थापना किया गया। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन के आधार पर बंगाल में नेशनल कॉलेज और स्कूल की स्थापना किया गया। नेशनल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे अरविंद घोष बने थे। 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बने ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किया। यहाँ पर देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक अगर प्रभाव पड़ा तो सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा। बंगाल में साहित्य विशेषकर काव्य के लिए स्वर्ण काल था। यानी स्वदेशी आंदोलन में उन साहित्यकारों को काव्य लिखने में महत्वपूर्ण समय था। साहित्यकारों ने अनेक काव्यों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। रविन्द्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्र लाल, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद के लिखे गीत आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। यानी इन साहित्यकारों ने अनेक कविता के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन को तेज करने के लिए प्रेरणा स्रोत बने। उन्होंने अमार सोनार बंगला बंगाली भाषा में लिखा और जो जब बांग्लादेश अलग हुआ तो यह अमार सोनार बंगला 1971 में वहाँ का राष्ट्रीय गीत बना और अमार सोनार बंगला 1906 के स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। कला के क्षेत्र में देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा। जो भारतीय कला पर जो ब्रिटिश जो आधिपत्य था उसको तोड़ डाला और विदेशी स्वदेशी पारंपरिक कला जैसे अजंता का चित्रकला के माध्यम से भारत में चित्रकला का शुरुआत किया। और विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय आदि ने सफलताओं ने आंदोलन को और मजबूत बनाया। इस आंदोलन का अगर विशेषता देखते हैं
तो महिलाओं ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया, यानी बढ़ चढ़कर महिलाओं ने पहली बार भाग ले रहे। 1905 में पहली बार औरत लोग घर से बाहर निकलना और प्रदर्शन में भाग लेने लगी, क्योंकि इसके पहले लोग घर से बाहर नहीं निकलती थी तथा ये लोग धरने पर भी बैठने लगी। यानी महिला लोग 1906 के स्वदेशी आंदोलन में घर से बाहर निकलना शुरू की और प्रदर्शन में भी भाग ली, हड़ताल में भी भाग ली, परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। भले बंगाल में जो किसान लोग थे इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं रखे, केवल वारिसाल ही इसका अपवाद रहा। यानी यहाँ पे जो बंगाल में एक वारिसाल नामक क्षेत्र था वहाँ की सिर्फ किसान लोग भाग लिया था, जबकि अन्य क्षेत्रों के बंगाल के अन्य क्षेत्रों के किसान लोग भाग नहीं लिया। मुख्यतः आंदोलन शहरों के उच्च एवं मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। यानी इस आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में शहर के उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग ही लोग शामिल हुए। बहुसंख्यक मुसलमानों ने, विशेषकर खेतिहार मुसलमानों ने इसमें भाग नहीं लिया। यानी बंगाल के जो मुसलमान लोग थे, खासकर खेतिहर जो खेती करते थे मुसलमान लोग, इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। उस समय बंगाल के अधिकतर भूस्वामी हिंदू थे। यानी जो वहाँ भूमि के जो मालिक थे, भूस्वामी थे, वे अधिकतर हिंदू थे और मुसलमान खेतिहर मजदूर थे। उस समय अंग्रेजों ने मुसलमानों का उपयोग सांप्रदायिकता में जहर घोलने का काम किया। यानी अंग्रेजों ने मुसलमान को अपने पक्ष में रखा और कहा कि हिंदू लोग आप लोग से ये अधिकार छीन रहा है, वो अधिकार छीन रहा है, और वे सांप्रदायिकता घोलने, हिंदू मुस्लिम लड़वाने में काम अंग्रेज लोग ने किया। और उस समय जो ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह, इसका इस्तेमाल स्वदेशी आंदोलन का विरोध के रूप में किया। यानी यहाँ पर ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह, उन्हें स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया। सांप्रदायिकता के जहर के अलावा आंदोलन के कुछ तरीकों से भी स्वदेशी आंदोलन को क्षति पहुंची। यानी अंग्रेज लोग चाह रहे थे कि किस प्रकार स्वदेशी आंदोलन को बंद कर दिया जाए, और इसी कारण था कि हिंदू मुसलमानों में सांप्रदायिकता का जहर घोल करके स्वदेशी आंदोलन को कुछ क्षति पहुंचाया अंग्रेजों ने। हालांकि आंदोलनकारियों ने इस तरीका का इस्तेमाल बड़ी ईमानदारी से लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया था। यानी जो भी आंदोलनकारी थे बहुत ही ईमानदारी पूर्वक स्वदेशी आंदोलन को में भाग लिया और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ाया। और बहुसंख्यक मुसलमान स्वदेशी आंदोलन में शरीक नहीं हुए थे। जो बहुसंख्यक मुसलमान थे वह स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिए, लेकिन कुछ तो सांप्रदायिकता राजनीति के शिकार भी हो गए। यानी ये लोग अंग्रेजों को नहीं समझ पाए और अंग्रेजों के ही पक्ष में मुसलमानों ने राजनीतिक शिकार हो गए और बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन अपने तत्कालीन लक्ष्य की पूर्ति करने में असफल रहा। भले स्वदेशी आंदोलन उस समय जोर पकड़ा, लेकिन बाद में जरा सा अपने लक्ष्य की पूर्ति में ये लोग बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर पाया और इस अवसर पर बंगाल का विभाजन समाप्त नहीं किया गया। फिर भी जो भी हो, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि विदेशी वस्तु के आयात में कमी हुई और भारतीय उद्योग को प्रोत्साहन मिला। यानी स्वदेशी आंदोलन होने से बहुत हद तक विदेशी वस्तु की आयात में कमी आई और स्वदेशी वस्तु का प्रयोग किया गया, उद्योगों का प्रोत्साहन मिला। और 1907-8 ईस्वी के बीच में सभी बड़े नेता या तो गिरफ्तार कर लिए गए या तो निर्वासित कर दिए गए। मतलब अधिकांश जो बड़े नेता थे जो स्वदेशी आंदोलन में भाग लिए थे उन लोग को गिरफ्तार कर लिया गया या तो उसे बाहर निर्वासित कर दिया गया। इस प्रकार आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। जब सरकार ने बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का दमन करने का प्रयत्न किया तब उसके परिणाम स्वरूप उग्र राष्ट्रीयतावाद का उदय हुआ। भले स्वदेशी आंदोलन को दमन कर दिया गया, स्वदेशी आंदोलन अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाया, लेकिन उग्र राष्ट्रीयतावाद का उदय हुआ और हमारा भारत आगे जाकर के आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हो पाया।